कुछ रोज पहले ये ख्याल आया कि अगर दोस्तों से बात की जाए और दोस्तों से जो बातचीत होती है या बहुत पहले हुई है या उसकी पुनरावृत्ति की जाए और उस बातचीत को रिकॉर्ड किया जाए और दोबारा सुना जाए तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। खास तौर से ऐसे दोस्तों के साथ जिनसे आपका परिचय 2-4 वर्षों का नहीं, 2-4 दशकों का है। और आज ऐसे ही एक मित्र मेरे साथ हैं जिनसे मेरा संबंध पिछले 4 दशकों से है। 4 दशकों की इस मित्रता में हमने सिर्फ आनंद देखा है, सिर्फ खुशियां देखी हैं, खुशियां बांटी हैं, एक दूसरे का हौसला अफजाई की है और एक दूसरे को आगे बढ़ते देखा है, ऊंचे चढ़ते हुए देखा है। आज बहुत खुशी हो रही है अपने ऐसे ही एक मित्र विकास चतुर्वेदी के साथ बातचीत करते हुए। बेमिसाल दोस्ताना की जो श्रृंखला अभी हाल में मैंने शुरू की है, उस श्रृंखला में आज विकास के साथ इस बातचीत को जारी करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत के माध्यम से भी हम उस बात को फिर से रेखांकित कर पाएंगे कि मित्रता से अच्छा, मित्रता से बड़ा, मित्रता से सुंदर कोई और रिश्ता है ही नहीं। स्वागत है विकास। थैंक यू। हम लोग अभी आपने मेंशन किया तो याद आया कि ये 4 दशक हो गए हम लोगों को मिले हुए। स्कूल के दिनों से साथ है और वो स्कूल के दिन भी ऐसे दिन जबकि कहा जाता है कि अपना नेकर भी बांधने की तमीज़ नहीं थी। उन दिनों से ये साथ है। और बात सही है कि बहुत से ऐसे दौर हमने साथ में देखे, अच्छे बुरे, खुशी के, स्ट्रगल के, गम के, तमाम ऐसे मौके। और बेमिसाल दोस्ताना का जो कॉन्सेप्ट आपने उभारा है। तो तुम आप कब से बोलने लगे मुझे? नहीं, ये शुरुआत में थोड़ा सा औपचारिक होने की आवश्यकता प्रारंभिक औपचारिकता है। तुम अपनी मौलिकता जो है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी मौलिकता का त्याग करना चाहिए। कैमरा सामने है फिर भी तुम वही रहो जो तुम हो। नहीं, बिल्कुल वही आपको मिलेगा। कुछ देर और ठहरिए। तो जैसा कि विकास ने कहा, हम लोग सर पद्म पत सिंघानिया एजुकेशन सेंटर जो कानपुर में एक पब्लिक स्कूल है, उसमें मुझे लगता है सन 85 में पहली बार मिले। कक्षा 7 में, क्लास 7th में तुम किसी दूसरे स्कूल से आए थे, मैं पहले से वहाँ पढ़ रहा था क्लास 5th से। और मुझे लगता है कि आते ही कहीं ना कहीं किसी रूप में हम लोगों की दोस्ती की शुरुआत हुई, जो समय के साथ और प्रगाढ़ हुई और गंभीर हुई और मजबूत हुई। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया वो दोस्ती अपने एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचती आज इस स्तर पे पहुंची है। ये 4 दशकों के बाद भी हम उसको याद करके, उन छोटी छोटी घटनाओं को याद करके, उन क्षणों को याद करके न केवल रोमांचित होते हैं बल्कि एक ऐसे सुख का अनुभव करते हैं जिसकी अनुभूति सिर्फ उनको हो सकती है जिन्होंने दोस्ती को समझा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि तुम भी ऐसे तमाम संस्मरण आज तुम्हारे जहन में घूम रहे होंगे और उनको याद करना चाहोगे, तुम उनके बारे में बताना चाहोगे। तो मुझे याद है कि शायद शुरुआत में जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था तब उतना घनिष्ठता हम लोगों में नहीं थी। दोस्ती थी वो ठीक है, लेकिन एक बार जब हमारा क्लास 10th कंप्लीट हुआ, क्लास 10th में मुझे याद है कि तुमने टॉप किया था स्कूल में। और जब वो रिज़ल्ट देखने हम लोग गए थे स्कूल, तो तुम और मैं साथ में ही पहुँचे थे। और 10th के बाद 11th ऑनवर्ड्स कहते हैं कि जो उड़ान मिली है रुकी नहीं। 10th के बाद तुम्हारे अंदर निखार भी बहुत आया। नहीं, 11वीं 12वीं में हमने जितने तरीके के उद्दंडपना हो सकता है नहीं, वो सब किया। आप उसे हाँ कहें ना कहें। उद्दंडपना क्या किया? जैसे कि मिसाल के तौर पे अब आप मिसाल देना ही चाहते हैं तो फिर ये है कि हम लोगों को घर से ये कहा गया कि आप लोग IIT की तैयारी करें। और उसमें मुझे याद है कि लाजपत नगर में तुम्हारे ही जानने वाले एक कोई टीचर थे जिनके घर पे हम लोग शायद मैथ्स पढ़ने जाते थे।
नहीं, हम तो कभी नहीं गए। अरे कैसे नहीं गए आप? नीलेश ने ले जाने की कोशिश की थी। नहीं, नीलेश ने बताया नीलेश का अलग है। हाँ एक टीचर थे जिनके घर पे मैं तुम्हारे घर आता था, और तुम्हारे घर से हम दोनों साथ में, कुछ 3 महीने ही चला होगा शायद ये आयोजन। अच्छा, उनके घर जाते थे, ये गुमटी में थे। ना मुझे मैथ्स का कोई फार्मूला याद है, ना मुझे मैथ्स से संबंधित कोई बात याद है, ना कोई शिक्षक मैं भी ये नहीं याद कर पा रहा कि वो मैथ्स था या फिजिक्स था। अच्छा, बहरहाल हम लोग जाते थे, और उस 3 महीने के जो क्रैश कोर्स था, हाँ, उसमें क्रैश ज्यादा हुए, कोर्स कम हुआ। उसमें शायद 10 या 12 दिन हम लोग गए होंगे, क्योंकि अक्सर मैं देर से पहुंचता था। याद है, सुबह की बात, सुबह कौशलपुरी गुमटी नंबर 5। बिल्कुल। तो अक्सर या तो मैं देर से पहुंचता था या हम जल्दी निकल लेते थे। तो इस तरह के कई प्रयास हमारे रेस्पेक्टिव पेरेंट्स ने हमारे लिए करे, क्योंकि सभी पेरेंट्स की तरह उनकी भी एक इच्छा ये थी कि भाई ये लोग इंजीनियरिंग कर लें या मेडिकल कर लें, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। उस दौर में यही एक अच्छे ऑप्शंस माने जाते थे। लेकिन हमने, हाँ, रुझान तो खैर नहीं था, लेकिन हमने मतलब अपनी तरफ से सारी तैयारी ऐसी करी कि उसके आसपास भी हम कभी ना फटक पाए। अच्छा ही हुआ। मुझे लगता है कि आपको जहाँ पहुँचना होता है उसी दिशा में ईश्वर आपको ले जाता है, और किसी भी मुझे लगता है अभिभावक की ये इच्छा होती है कि उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाए, और जैसे कि समाज में मानसिकता है उसके चलते ये लगता है कि जितना जल्दी आदमी को, अपनी बच्चे को अपनी दिशा मिल जाए और वो अपने भविष्य के प्रति उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए, तो इसके चलते जो है इंजीनियरिंग या मेडिकल के प्रति उस समय आग्रह था, आज भी है शायद, लेकिन आज विकल्प ज़्यादा हैं। और मुझे लगता है कि दोस्ती के गहरे होने की वजह ये भी थी कि हम लोगों की जो पृष्ठभूमि थी या हमारे जो संस्कार थे या हमारा जो पारिवारिक परिवेश था वो भी कहीं ना कहीं मिलता जुलता था, क्योंकि आंटी अंकल दोनों ही शिक्षक थे, मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ होती है कि आपकी पृष्ठभूमि जिसकी वजह से आपकी दोस्ती गहराती है और मजबूत होती है, प्रगाढ़ होती है। तो वो बात थी। और आगे जो है जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे, फिर आगे बढ़े, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना शुरू किया शुरू में, फिर उसके बाद तुम LIC में सिलेक्ट हो गए। हाँ, तो मतलब जो UPSC की तैयारी की मतलब जो प्रेरणा थी, अगर उससे प्रेरणा कह सकते हैं, तो वो मुझे तुम ही से मिली थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा कोई विचार था नहीं कि UPSC की तैयारी करनी है। लेकिन तुम्हें देख के वैसे बहुत सी चीज़ें सीखी हैं कि इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के दौरान एक बर्थडे पे तुमने मुझे एक पुस्तक भेंट दी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय DD बासु। तो भेंट इस तरह की थी कि मतलब सवेरे वो पुस्तक या शाम को वो पुस्तक मुझे भेंट हुई, और भेंट होने के साथ ही वो पुस्तक के वापस ले गए कि ऐसा करता हूँ कि मैं पढ़ के तुम्हें वापस कर देता हूँ। तो वो भेंट होने के बाद भेंटकर्ता को भेंट हो गई। अच्छा। लेकिन उस पर तुमने एक बात लिखी थी, और वो बात मैं आज भी याद करता हूँ और उसको मतलब शिद्दत से मानता हूँ। मेरे लिए लिखा गया था कि द पोटेंशियल इन यू इज ट्रेमेंडस, द ड्रीम इज अनएक्सप्रेस्ड, लर्न टू असर्ट योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी योर्स। वाह। तो एक बहुत ही मैं कहता हूँ कि सटीक एनालिसिस था वो। तुम्हारी उम्र भी वही थी जो मेरी थी, लेकिन मैं अपने बारे में शायद इतना अच्छा एनालाइज ना कर पाता जो तुमने उस एक वाक्य में एनालाइज किया। और वो वाक्य आज तक मतलब मुझे लगता है कि अभी भी मैं शायद उसको पूरा नहीं, अभी भी मुझे लगता है कि पूरा नहीं उतर पाया हूँ। तुम्हारे अंदर जो क्षमता है, जो संभावना है, वो बहुत अधिक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संकोच है। लेकिन वो वाक्य मुझे हमेशा याद रहा है। उसको पूरा हासिल करने का जो संकोच है वो कहीं ना कहीं तुम्हें या तो वहीं रखता है जहाँ तुम हो, और वहाँ संतुष्ट रखता है। ऐसा नहीं कि तुम्हें किसी तरह की कोई ग्लानि हो या किसी तरह का कोई कष्ट हो, तुम्हें अच्छा लगता है शायद वहीं रहकर। या एक ऐसा आलस्य है, उसे अगर आलस्य कहा जाए, नहीं, अगर मैं उसे डिफाइन करूँगा तो मैं उसे डर का नाम दूंगा, कि एक डर है कि जो जहाँ तक आप पहुँच गए हो कहीं उससे पीछे ना पहुँच जाओ। आगे बढ़ने में अगर कुछ
रिस्क इन्वॉल्व है, तो वो रिस्क लेने की काबिलियत वो शायद अभी भी उतनी नहीं आई है, क्योंकि वो रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़रूरी है अगर आप कहीं एक लंबी छलांग उड़ान देखना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि डर की कोई वजह है, लेकिन हाँ ये एक व्यक्तित्व का हिस्सा होता है, और आदमी अगर उसके साथ रहना सीख जाता है तो फिर वो डर बना रहता है। करेक्ट करेक्ट। और अगर शायद कुछ ऐसे पड़ाव थे जहाँ तुमने रिस्क लेने की भी सोची, ऐसा नहीं है कि तुमने लीग से इतर जाने की कोशिश नहीं की है, कुछ क्षेत्रों में की है, और जब वहाँ तुम गए तब तुमने शायद भय संकोच से ऊपर उठकर बहुत सारी चीज़ों को देखने और करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि तुम नहीं, बहुत सी चीज़ें मैंने तुमसे सीखी, जैसे ये एक बात हो गई। इसके अलावा तुम उस टाइम पे इसमें CSR में एसेज लिखा करते थे, बहुत से तुम्हारे पब्लिश भी हुए, बहुत से अवार्ड्स भी तुम्हें मिले। तुम्हें देख देख के ही फिर मैंने भी वो लिखने का प्रयास किया, और मतलब कहीं ना कहीं वो जो छोटा छोटा चीज़ें देख के, सीख के या कोशिश करके की गई, उनका अल्टीमेट फ़ायदा हुआ। और तो मुझे लगता है कि मित्रता में ये शक्ति है कि आप ना भी कहें, जैसे तुमने आज ये बात कही कि DD बसु में ये लिखा था, मुझे याद नहीं था फ्रैंकली, हालांकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये बात हमेशा रहती थी कि विकास जहाँ जा सकता है वहाँ जाने की सोचता भी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं बात मुझे जो है वो नहीं, कचोटती थी। ये बात मुझे हमेशा, वो लाइंस हमेशा याद रहीं, और कई जगहों पर ऐसा हुआ कि मतलब मैंने अपने साथ ज़बरदस्ती करी, शायद उतनी नहीं करी जितना कर सकता था, लेकिन फिर भी कि हाँ ऐसा लिखा था, किसी ने कहा था, तो शायद अगर ये करूँ तो उससे बात बन सकती है, और डेफिनेटली उससे फ़ायदा होता है। तो एक दूसरे की कमज़ोरियों को आइडेंटिफाई करके और उसको उनका कुछ सोल्यूशन या उसको एक प्रॉम्प्ट देके कि आप बेहतर कर सकते हो, आप एक दोस्त को कहीं से कहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात थी कि मैं UPSC की तैयारी कर रहा था उस समय, और प्रारंभिक असफलताओं का सामना भी किया, और तब तक तुम्हारा LIC में सिलेक्शन हो चुका था, और LIC में सिलेक्शन होने के बाद तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता, एक ठहराव आ गया था। एक ये भी हो गया था कि हाँ कहीं तो पहुंच गए। उसके बाद शायद तुमने UPSC का रास्ता भी छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल सही है। और उसकी एक वजह ये भी थी कि मेरी मदर जो थी, तो उनका मेरे लिए दो ही मतलब उन्होंने चीज़ें सोच के रखी थी, दो ही ऑप्शंस सोच के रखे थे। एक था, चूँकि मेरे मामा IIT में थे, तो वो उनके दिमाग में हमेशा था कि अगर IIT में चले जाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो जब वो नहीं हुआ या नहीं लगा कि वो हो पाएगा, तो दूसरा उन्होंने अपनी किसी सहकर्मी के बेटे को LIC में एज WO देखा था कि सिलेक्ट हुआ, और उनको लगता था कि ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उस समय मुझे याद है कि वो साल ऐसा था कि इसमें सिविल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी भी मैंने क्वालिफाई किया था, जो कि मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, और ये LIC का WO का सिलेक्शन हो गया था। तो जो बाकी के 2 अटेम्प्ट थे, आज हाइंडसाइट पे देखने पे लगता है कि शायद उसमें वो एफ़र्ट नहीं गया। जो एफ़र्ट अगर जाता तो शायद रिज़ल्ट कुछ और होता। बट जैसे मैंने कहा कि वो परिवार में ऐसी एक संतुष्टि दिखी, और स्पेशली मदर की, कि वो फिर नहीं, वो जो हुआ वो भी बहुत अच्छा था। और संतोष करना तो खैर बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो संतोष की स्थिति जो है वो किस अवस्था में आए ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जिस अवस्था में आज हम लोग हैं, अगर आज उस संतोष की स्थिति आती है तो अच्छा है, लेकिन युवावस्था में थोड़ा सा संतोष सही है, और थोड़ी सी कसक और थोड़ा कुछ और पाने की अभिलाषा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है। और वो शायद जैसा कि मैंने कहा कि उसमें वो कमी रह गई, जो कि फाइनली फिर मुझे याद है कि उस समय आंटी बहुत खुश थी, और आंटी का स्नेह बहुत मिला मुझे। और ये भी एक बड़ी अच्छी बात होती है कि जब आप
मित्र से जुड़ते हैं तो मित्र के परिवार से भी जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। और वो ऐसे संबंध होते हैं कि जहाँ पर ऐसा लगता ही नहीं कि आपको किसी मात्रा में स्नेह कम मिल रहा है। और आंटी और अंकल दोनों से बहुत स्नेह मिला। और आंटी को हमने 2003 में खो दिया था। उससे पहले मेरी शादी में और तुम्हारी शादी में आंटी की प्रसन्नता देखने लायक थी। और वो सारी छवियाँ जो हैं वो बहुत ताज़ी हैं। बिल्कुल। और ऐसा लगता है जैसे कल की बात थी। उस समय हम लोगों का मेरे ख्याल से एक दूसरे घर जाना हर दूसरे या तीसरे दिन होता था। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज जो है उस तरह की दोस्ती अगर हो तो बहुत सारी मुश्किलें या बहुत सारी मुसीबतें छोटी लगने लगती। सही बात है। क्योंकि मुझे बड़ी चिंता होती है आज जब देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पे लोग अकेला महसूस करते हैं। ज़रा सी असफलता उन्हें हिला देती है। छोटा सा संघर्ष उन्हें बहुत बड़ा लगता है। ऐसा लगता है कि ये ऐसी चुनौती है जिसका सामना ही नहीं किया जा सकता। और हम लोग अपने दौर को याद करते हैं तो बहुत कम में गुजारा करना, कम में संतुष्ट ना होना लेकिन कम में गुजारा करना और सपने देखना और उन सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करना और एक दूसरे को बराबर हौसला देते रहना और छोटी छोटी बातों पे हंसना। जो मनोविनोद के साधन सुलभ होते थे वो यही था कि आप एक दूसरे के साथ बैठे हैं तो किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं। मनोविनोद एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे की टांग खींचना। मनोविनोद के लिए हमें सिर्फ एक टारगेट की जरूरत होती थी। और वो कोई भी हो सकता था। वो कोई भी हो सकता था और जो भी होता था फिर उसके लिए उसके लिए डार्ट्स मौजूद होते थे। वो दिन उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता था। कभी कभी अरुण होता था, कभी रमित होता था। हमारी कुछ ऐसी मित्र, मेरे ख्याल से अरुण की मित्र थीं जिन्होंने ये कहा था कि तुम लोग कैसे बिना बात पे हंस लेते हो। हाँ तो देखिए बिना बात पे हंसना बहुत बड़ी बात है। बिना बात, एक्चुअली वो बिना बात के नहीं था। लेकिन बात उनके लिए बात नहीं थी, बात हमारे लिए। और इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। क्योंकि जब बिना बात पे आप हंसते हैं तो वो आप अच्छी भावना के साथ ही हंसते। और वो बिना बात की हंसी मतलब कभी कभी इस कदर बढ़ जाती थी कि अपने को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था और सामने वाले का चेहरा देखने लायक होता था। तो तुम वहाँ से गए और तुमने फिर जो है LIC में अपनी यात्रा शुरू की, परिवार बढ़ा और उसके बाद तुम मेरे ख्याल से 2007 के बाद अधिकतर मुंबई में ही रहे। बीच में 2 वर्षों के लिए तुम्हारा दिल्ली नोएडा में आना हुआ और तब भी हम लोग काफ़ी मिलते थे। और जब भी तुम इधर आते हो या हम मुंबई जाते हैं तो हम लोग मिलते ही रहते हैं। और जहाँ तक जुड़ाव की बात है उसे किसी भी दूरी ने या किसी भी भौतिक दूरी ने कम से कम मेरे साथ हमेशा ये रहा है कि मतलब मेरे अपने परिवारजनों को भी मुझसे ये शिकायत रहती है कि तुम संपर्क में नहीं रहते हो। और मैं यही कहता हूँ कि मैं संपर्क में भले ही ना रहूँ लेकिन जिस दिन संपर्क में होता हूँ तो वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ पिछली बार ख़त्म किया है। उससे कोई दूरी या कोई कमी या कोई किसी तरह की मतलब परिवर्तन नहीं आता। लेकिन ये हर एक के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। और वही है कि अगर हम रोज़ बात ना भी करें तो भी ये पता है कि अगर ज़रूरत है तो एक बिल्कुल कॉल पे उपलब्ध है। बिल्कुल, इसमें किसी भी तरह का और ये हमेशा रहा है। जब भी कभी किसी को तकलीफ़ ज़रूरत हुई है तो अच्छा टाइम बुरा टाइम, मुझे याद है मतलब मदर को मैंने खोया था उस टाइम भी, फादर को भी खोया उस टाइम भी। दोस्त लोग ही हैं जो कि आपको सहारा देते हैं। तो मतलब रमित चूँकि वहीं पे था तो उसका एक बार इमीडिएट जो रिस्पॉन्स मतलब था वो उससे ही ले सकता था मैं। तुम शायद तब तक बाहर चले गए। हम गुवाहाटी में थे। ये 2000 मुझे लगता है कि नवंबर 2003 की बात है। तुमसे सूचना प्राप्त हुई थी। फिर कुछ दिन बाद शायद मेरा जाना हुआ था और फिर हम लोग मिले थे। तो तुमने कुछ कविताएं माँ के ऊपर ऐसी लिखी हैं जो कि मतलब मुझे लगता है कि जो रिश्ता ऐसा है जिसको कि शायद कभी भी कोई भी पूरी तरीके से बयान नहीं कर सकता। मेरा अपना फीलिंग ये है कि अगर आप जब तक भी आपके माँ बाप आपके साथ हैं आप बच्चे हैं, और जैसे ही वो आपके साथ नहीं होते तो आप एक्सपोज हो जाते हैं एकदम कतई। तो माँ के ऊपर जो कविता मुझे लगता है कि किसी भी क्षण माँ बाप को खोना बड़ा दुखद होता है। और आज बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, उनकी छत्र छाया रहती है तो लगता है कि
वो सुरक्षित है। बिल्कुल। और उसके जाने के बाद जैसा कहा तुमने कहा कि अचानक हम बड़े हो जाते अचानक पड़े। हैं। और मुझे याद है कि आंटी अंकल को हमने क्विक सक्सेशन में 3-4 वर्षों के अंतराल में ही दोनों को खो दिया था। और जो माँ और बेटे का रिश्ता है, और आंटी का लगाव भी ज़्यादा था, अंकल थोड़े से अलग रहते थे, वो थोड़े अंतर्मुखी भी ज़्यादा थे, हम लोगों का कम जुड़ाव बोलते मम्मी से थे, ही ज़्यादा था। आंटी से जुड़ाव भी ज़्यादा था। तो जो जिस कविता का तुमने जिक्र किया उस कविता को इस अवसर पर सुनाना चाहेंगे, और ये आंटी को और सभी माँओं को समर्पित है कि तुम शक्ति वत्सला स्नेह सृजन, तुम मेरी सांसों का चंदन। तुम शक्ति वत्सला स्नेह सृजन, तुम मेरी सांसों का चंदन। तुमने मुझको अपने अंदर अपना करके साकार किया, फिर प्रसव वेदना सहकर भी बाहों में हंस स्वीकार किया। निज पय का अमृत पान करा, तुम मुझको सांसें दे पाई। निज क्लांति कष्ट को भूल मेरी किलकारी सुनकर मुस्काई। तुम माँ हो, तुम माँ हो, तुमसे प्राण मिला निस्वार्थ प्रेम का अभिनंदन। तुम शक्ति वत्सला स्नेह सृजन, तुम मेरी सांसों का चंदन। तुमसे मैं लिपटा भूल गया क्या भय होता क्या पीड़ा है। तुमसे मैं लिपटा भूल गया क्या भय होता क्या पीड़ा है। तुमने आंचल में मुझे लिया जो लगा देव की लीला है। तुमने जो मुझे खिलाया है वह अन्न नहीं है अमृत है। अपना भी हिस्सा दे डाला जो देकर ही बस गर्वित है। और इतने सुंदर जगमग जग में तुमको मैं लगता सुंदरतम। तुम शक्ति वत्सला स्नेह सृजन, तुम मेरी सांसों का चंदन। तुमने ही मुझे सिखाया था उठना चलना गिर कर उठना। तुमने ही मुझे सिखाया था उठना चलना गिर कर उठना। तुमने ही तो सहलाया था वह मेरा छिला हुआ घुटना। तुमने गुस्से में डांटा भी, तुमने गुस्से में डांटा भी। तुमने झल्ला कर झिड़का भी, फिर पिघल प्रेम में धीमे से मैं रोकर तुमसे लिपटा भी। तुम भाव भावना कोमलता का रूप, हृदय की हो धड़कन। तुम शक्ति वत्सला स्नेह सृजन, तुम मेरी सांसों का चंदन। तुम आज पोपले मुख से भी मेरा ही नाम लिया करती। तुम आज पोपले मुख से भी मेरा ही नाम लिया करती। तुम अपना दर्द छिपा कर भी मुझको मुस्कान दिया करती। तुमने अपना सब दे डाला, अपना सुख यौवन प्रिय अपने। मैं बदले में क्या दे पाया, मैं बदले में क्या दे पाया। बस कुछ स्मृतियां और कुछ सपने। माँ की है कितनी चाह सरल, बच्चे का सुखमय हो जीवन। तुम शक्ति वत्सला स्नेह सृजन, तुम मेरी सांसों का चंदन, तुम मेरी सांसों का चंदन। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मुझे याद है कि कविता लिखने का तुम्हारा ये जो शौक़ कह लो या रुचि कह लो, ये उस ज़माने से ही चालू है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि 10वीं 11वीं से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत तो शायद और पहले हुई थी, लेकिन जब अपने आप को कवि समझने का भ्रम जागा था वो शायद 11वीं 12वीं में ही जागा था। और उस समय जिस बात का तुम इस बात की ओर इशारा कर रहे हो वो यही था कि आप उस समय जिन भावनाओं का उदय होते हुए देख रहे होते हैं उनको लेकर कुछ कविताएं रचने या कविताओं रचने जैसा कुछ सोचने लगते हैं। तो वो एक डायरी में लिखा करते थे और तुम्हें बिल्कुल तुम्हें सुनना पड़ता था। बिल्कुल, तुम्हें और अरुण को वो कविताएं। मैं जैसे ही आपके कमरे में पहुंचता था उस वक्त तो सबसे पहले जो फरमाइश होती थी वो ये होती थी कि कल रात को देखो ये एक नई लिखी है। मैंने शायद कभी कहा हो कि सुना दो, लेकिन सुननी पड़ी। लेकिन फिर भी वो पहला श्रोता मैं ही होता था जिसे वो कविता तुमको मतलब सुनाई जाती थी। एक छोटी सी कीमत चुकाई है तुमने, जो एक इतना अच्छा दोस्त पाकर ये तो खैर कमाई है। उस समय की कविता में और आज की कविता में बहुत फर्क है। वो तो जैसे जैसे और भाव जगत आपका व्यापक होता है और आपकी सोच गहरी होती है, आपकी परिपक्वता बढ़ती है, तो उस तरह शब्द और भाव भी अपना स्तर ढूंढ लेते हैं। हाँ, पूत के पाँव पालने में नजर आए थे और आज सारा देश, ईश्वर की कृपा है और सारा देश आपकी कविता को सुन रहा है। जैसे दोस्तों की शुभकामनाएं हैं, उनका स्नेह है, जिसकी वजह से
थोड़ा बहुत लिख पाने की कोशिश कर पा रहे हैं और अच्छा लगता है मुझे तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे लिखते हैं या क्यों लिखते हैं, जो इस संसार से थोड़ा अलग है, थोड़ा और सुंदर है, थोड़ा और बेहतर है। बिल्कुल, और कोई भी सृजन करने में जो अपने को एक बिल्कुल, संतोष, आत्मीय संतोष या एवरी खुशी क्रिएटिव मिलती एक्ट है, लीड्स टू दैट काइंड ऑफ जॉय मूर्तिकार व्हिच को, कैन नॉट बी शिल्पकार एक्सप्रेस्ड को, इन वर्ड्स। एब्सोल्युटली। उसी तरीके से। तो मुझे लगता है कि अब हमने जो है बहुत सारे विषयों पर बात की, और तुम अगर और दोस्ती को लेकर कुछ कहना चाहते हो, कुछ अपने भाव, अपने लोगों को संदेश देना चाहते हो कि दोस्ती से तुम्हें किस तरह की शक्ति और किस तरह का साहस मिला। मैंने जिस तरह से कहा ना कि उस दौरान मतलब जिस दौरान तुमसे दोस्ती या हमारा जो एक ग्रुप था, जो वो ग्रुप फॉर्म हुआ जिसने तमाम तरह की अनर्गल हरकतें भी करी और उसके बाद फिर कुछ सार्थक प्रयास भी करे, तो मतलब कैसी भी सिचुएशन में, अच्छी बुरी, दुख की, सुख की, आपको हमेशा एक संबल लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप कभी भी किसी भी वक्त एक तो अपनी बात कह सकते हैं और दूसरा किसी ज़रूरत के वक्त आप उनको अपने साथ रख सकते हैं। तो निश्चय ही, और ये मोरलेस निस्वार्थ होता है। किसी की मदद हम करें वो अलग चीज़ है, लेकिन दोस्त के लिए कभी मदद नहीं होती। वो एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मतलब फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि तो आपको करना ही है। तो वो हमेशा जो है एक बहुत बड़ा सपोर्ट, एक बहुत बड़ा वो रहता है, कॉन्फिडेंस आपको। और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि कुछ ऐसे दोस्त हम लोग साथ में हैं जो कि अभी भी इस तरह से संपर्क में हैं और ज़रूरत के वक्त एक दूसरे के साथ हैं। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये इसी तरीके से सिलसिला कायम रहे, आप प्रसिद्धि की और बुलंदियों को छूते रहें और हम लोग उससे लाभान्वित होते रहें। बहुत अच्छी बात की विकास, और हम इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर आपके जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा है, एक भी व्यक्ति ऐसा है जिससे आप मन की बात खुलकर कर सकते, बिना इस आशंका के कि उस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा, जज करेगा वो कैसे जज करेगा, वो कैसे देखेगा, क्या समझेगा, क्या सोचेगा, अगर एक भी व्यक्ति आपके जीवन में है तो आप कभी भी निराशा और अवसाद का शिकार नहीं हो सकते। एकदम। तो मुझे तो लगता है कि मुझे ईश्वर ने बहुत दिया है, और जो सबसे बड़ी भेंट ईश्वर ने दी है कि वो तुम्हारे जैसे मित्र दिए हैं। और ये मेरे जीवन का शायद सबसे बड़ा ख़जाना है कि मुझे ऐसे दोस्त बचपन से मिलते रहें, और वो दोस्त मिलके कहीं गए नहीं, वो हमेशा मेरे साथ रहे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, और इस विश्वास के साथ कि हमारी दोस्ती और मजबूत होगी, सलामत रहे और ऊंचाइयों को छुएगी। इस विश्वास के साथ सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बहुत अच्छा लगा एक बार फिर बात करके।